तो दोस्तों मैंने अपने सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मैं उसमें एनिमे रिकैप वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं, तो जो कोई भी एनिमे रिकैप देखने में इंटरेस्टेड है वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सपोर्ट करना ना भूले। जोकीर बिल्कुल एक परफेक्ट स्कल्पचर की तरह लग रही थी, एकदम गोल्डन रेशियो जैसा फिगर, न ज्यादा पतली न ज्यादा बल्कि। जब जू युनवे ने उसे देखा उसके हाथ ऑटोमेटिकली अपने आर्म तक चले गए। उस मोमेंट पे उसे खुद में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। खुद जू युनवे भी एक खूबसूरत और एलिगेंट वुमेन थी, लेकिन जोकीर के सामने खुद को कंपेयर करते ही उसके अंदर से एक चुभने वाली फीलिंग उठी, जैसे अपने आप को छोटा महसूस करने लगी हो। जोकीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जू को देखा और फिर आंखों में एक सॉफ्ट लेकिन मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ नजर मिलाई। तब जैंगी अंदर आया, अपना हैवी कोट उतारता हुआ बोला, ये है जू युनवे, ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये मेरे साथ एक मिशन पे जाएगी, प्लीज इसे थोड़ा एंटरटेन करो। जोकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर से एक मिशन? कहाँ जा रहे हो? क्या ये दूर है? जैंगी ने कैजुअली बोला, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल मिशन, मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकता। जोकीर ने एक पोलाइट स्माइल के साथ जू युनवे से पूछा, कॉफी लोगी या चाय? जू युनवे ने थोड़ा साफ साफ बोला, नहीं थैंक्स, बस सिंपल बॉइल्ड वाटर चलेगा। जोकीर ने पानी लाने के लिए कदम बढ़ाया और जैंगी से कैजुअली बात करते हुए बोला, ट्रिप लंबा होगा तो कुछ प्रिपेयर करने में मदद चाहिए क्या? वैसे भी अगर मुझे ले जाते तो एक डॉक्टर का होना यूजफुल होता। जैंगी ने थोड़ा रिलैक्स्ड होकर सोफे पे बैठते हुए सोचा, चिंता मत करो, यहाँ मुझे और काम निपटाने हैं। तभी यांगमी और जो हाइमे भी आवाज सुनकर बाहर आए। जू युनवे ने तुरंत पहचाना और सरप्राइज में बोली, आप लोग? यांगमी और जो हाइमे? सीरियसली? वो दोनों एंड ऑफ द वर्ल्ड के पहले बड़े स्टार्स थे, इसीलिए जू युनवे ने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने भी पोलाइटली ग्रीट किया, लेकिन अब जू युनवे को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। उसने फील किया कि जैंगी के आसपास ऑलरेडी काफी स्टनिंग वुमेन्स हैं और वो सब काफी क्लोज लग रहे थे। उसके मन में थोड़ा जेलसी और इनसिक्योरिटी घुस आई। चाहे जितनी भी पावरफुल वुमेन हो, जब किसी लड़के को क्लेम करने का मन हो तो पॉजिटिवनेस आनी ही आनी है। एक एक करके घर के और मेंबर्स भी सामने आए। सभी लोग यंग, अट्रैक्टिव और अपने अपने तरीके से खास थे। जो सबसे छोटी थी, यांग शिनशिन, सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उसकी ब्यूटी और एनर्जी सबसे अलग थी। लू कैरन और लियांग यू भी बहुत क्लासी और ग्रेसफुल थे, इंडिपेंडेंट वाइब्स के साथ, सिर्फ सुंदर चेहरे नहीं। उसने खांसी मारकर बोला, मिस्टर जैंगी, हम कब निकल रहे हैं? मुझे नहीं पता ये कहना सही होगा या नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल मिशन है, तो ऐसे लोगों को ले जाना ठीक नहीं होगा जो उस मिशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैंगी ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा, फिर यांगमी से बोला, मिस जू के लिए एक रूम अरेंज करो। जू युनवे ने क्लियरली समझ लिया कि अभी जैंगी किसी और से बात करना चाहता है और उसे यहाँ फिलहाल अनवांटेड फील करवाया गया। वो थोड़ा प्राउड एक्सप्रेशन के साथ उठ गई और यांगमी के साथ चली गई। कुछ देर बाद यांगमी वापस आई और मुस्कुरा के बोली, उसे रूम बहुत पसंद आया। फिर उसने जैंगी के पास बैठ के पूछा, ये कौन है? ये किसी इन्वेस्टिगेशन टीम की पावरफुल म्यूटेंट है? जैंगी ने शांत चेहरे के साथ बोला, वो बस जू जंग की रिलेटिव है, शायद उसे ये मिशन में इसीलिए भेजा गया है ताकि रेज्यूमे थोड़ा स्ट्रांग लगे, प्रमोशन के लिए आसान हो जाए फ्यूचर में। यांग शिनशिन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में एक मजेदार सी चमक थी। उसने थोड़ा झुककर जैंगी के साइड प्रोफाइल को देखा और बोला, पर मुझे लगता है उसका एटीट्यूड थोड़ा स्ट्रेंज है तुम्हारे लिए, जैसे वो तुम पे कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है। जैंगी ने थोड़ा सा सरकास्टिक स्माइल दिया, हाथ फोल्ड करते हुए बोला, क्या करे, बड़े लीडर्स के घर की बेटी है तो थोड़ा एरोगेंस तो आएगा ही। यांग शिनशिन जरा अजीब सी हंसी में हंस पड़ी। फिर उसने जोकीर और दूसरी लड़कियों के साथ एक टीजिंग ग्लैंस एक्सचेंज किया और कहा, भाई जैंगी, तुम्हें औरतों की साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है, मुझे तो लगता है वो तुम्हें टारगेट कर रही है। जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फिर बिटर सी स्माइल के साथ अपनी नाक की तरफ इशारा करके बोला, टारगेट? मुझे? सीरियसली? जोकीर ने भी हाँ में सर हिलाया। मुझे भी वैसा ही लगा। जब उसने हमें देखा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसकी आंखों में जेलसी क्लियरली दिखाई दे रही थी। जैंगी ने थोड़ा मजाक में कहा,
क्या करें, लगता है मेरा चार्म अब भी काम कर रहा है। पहली नजर में ही मुझ पे फिदा हो गई। वो थोड़ा हंसी के साथ बोला, क्योंकि उसे खुद भी बात ओवर द टॉप लगी। लेकिन उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आया। जू युनवे का पहला रिएक्शन जब उससे मिला था काफी कोल्ड और कॉम्बैटिटिव था, तो क्लियरली इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं था। यांग शिनशिन ने बात को और क्लियर किया, मुझे लगता है जू जंग तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जोड़ना चाहता है। भाई, तुम अब ब्लिजर्ड सिटी के वीआईपी हो। सभी फैक्शंस तुम्हें अपने साइड में करना चाहते हैं। दंग फैमिली ने भी तुम्हारे दोस्तों को स्पेशल ट्रेनिंग और टेक दी है, तो शादी के जरिए अलायंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सुन के जैंगी ने भी थोड़ा सीरियसली सोचा और फाइनली बोला, ये ओल्ड जू कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। जैंगी का इंटरेस्ट क्लियर था। उसको एरोगेंट लड़कियों में कोई खास अट्रैक्शन नहीं था। शायद टीम करने का आइडिया थोड़ा इंट्रूगिंग हो, लेकिन जू युनवे का एटीट्यूड उसके टेस्ट से मैच नहीं करता। जैंगी एक ईगोइस्टिक था, स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक, लेकिन इमोशंस पे नहीं चलता। उसके लिए रिलेशनशिप्स एक लाइफ का बैलेंस हो सकता था, लेकिन सेंटर नहीं। जो कीर को भी उसने सिर्फ इसीलिए रखा था क्योंकि वो एक स्किल्ड डॉक्टर थी, वरना उसकी जगह भी नहीं होती। चिंता मत करो, उसने कैजुअली बोला। मिशन के बाद इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। जू जंग चाहे जितना भी पुश करे, फाइनल डिसीजन तो मेरे ही हाथ में है। जो कीर ने उसका हाथ पकड़ के हल्का सा स्क्वीज किया, थोड़ा कंसर्न के साथ बोली, ऐसे तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी लंबी जर्नी पर जा रहे हो, और जैसे कहते हैं टाइम के साथ लव बढ़ जाता है। क्या पता एक्सीडेंटली तुम दोनों के बीच कुछ स्पार्क हो जाए। जैंगी ने एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा टीजिंग वाली स्माइल के साथ कहा, स्पार्क तो तब हो जब दोनों में वायर टच करें। यहाँ तो मैं ही इंसुलेटेड हूँ। जैंगी ने हल्की से स्माइल दिया और जोकीर के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ा टैप किया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसने कामली कहा। मैं कभी भी जहर वाली डिश नहीं चखूंगा, चाहे वो कितनी भी टेस्टी क्यों ना दिखे। अगर कोई औरत उसे फ्री में मिलती तो थोड़ा टाइम पास कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जू युनवे के पीछे जू जंग जैसे पावर हंग्री लीडर का सपोर्ट था। उसके साथ इन्वॉल्व होना मतलब सिर्फ हेडेक लेना, एंडलेस ट्रबल्स। जैंगी इतना बेवकूफ नहीं था। तभी अंकल यू ने थोड़ा कंसर्न्ड होकर पूछा, जैंगी ये मिशन डेंजरस तो नहीं है ना? जैंगी ने मिशन के रियल डिटेल्स किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए सब समझ गए थे कि वो इस बार कम लोग को ले जाएगा। कहना मुश्किल है, जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादा डेंजरस नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं होता। तुम लोग बस मेरी चिंता मत करो, अपने आप को संभाल सकता हूँ मैं। उसके दिमाग में एक थॉट साफ आया, अगर शिप समुद्र में क्रैश भी हो जाए तो भी मैं सरवाइव कर सकता हूँ। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, तुम सब बस घर पे नॉर्मल रूटीन फॉलो करो। इस बार जैंगी सिर्फ जो कीर को ले जाने वाला था, क्योंकि मिशन का ड्यूरेशन काफी लंबा था, कुछ महीने तक का, और शिप पे किसी को बीमारी हो जाए तो एक डॉक्टर होना जरूरी था। घर के अफेयर्स क्लियर करने के बाद जैंगी ने चेन जुगान से कांटेक्ट किया और बोला, एक पावरफुल आइस ब्रेकर शिप रेडी करो और मेरे लिए वो सेलर्स अरेंज करो जिनके पास प्रॉपर ओशन गोइंग एक्सपीरियंस हो। चेन जुगान ने बिना क्वेश्चन किए तुरंत अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया। मिशन अर्जेंट था, इसीलिए उसी आफ्टरनून में जैंगी एमराल्ड वाटर साइड बेस पोर्ट चला गया शिप्स और क्रू इंस्पेक्ट करने के लिए। जैंगी के इंस्ट्रक्शंस पे पोर्ट ने सबसे एडवांस आइस ब्रेकर दिया, जिंग फैंग। 106 मीटर लंबा, 16,000 टन फुल लोड और 2,000 टन फ्यूल कैपेसिटी। आइस एज के बाद ये शिप ओशन वॉयज के लिए परफेक्ट था। चेन जुगान ने बेस्ट सेलर्स असाइन किए। उनमें से एक था लाओ तियान, जिन्होंने पहले भी जैंगी के लिए बोट ड्राइव की थी। बाकी 12 सेलर भी वेटरन्स थे, सबके पास 7 साल से ज्यादा का सेलिंग एक्सपीरियंस था। जैंगी ने सबको गैदर किया और सीरियसली बोला, इस बार हम एक रिमोट जगह जा रहे हैं। वहां से कुछ ओवरसीज चाइनीज सिटीजन्स को पिक करना है, उन्हें वापस घर लाना है। ये मेरी पहली ऑफिशियल ओशन वॉच है, इसीलिए मुझे तुम सबका प्रॉपर कोऑपरेशन चाहिए। फिर उसने एक उंगली उठाई और एम्फसाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीक्रेसी। किसी को भी मिशन के बारे में बाहर कुछ भी नहीं कहना है। जब उन्हें पिक करेंगे उनसे अननेसेसरी बातें मत करना। मुझे या तो कैप्टन बुलाओ या मिस्टर चैंग, रियल नेम किसी को मत बताना, समझे? सेलर्स तुरंत जोर से बोले, यस कैप्टन। जैंगी ने सर हिलाया और चेन जुगान को इंस्ट्रक्शन दिया, उन सब के वेपन्स अभी के लिए कन्फिस्केट कर लो।
मैं खुद उन्हें बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। और हाँ, उसने पूछा, शिप के वेपन्स अपग्रेड का क्या हुआ? चेन जुगान ने रिप्लाई किया, इस केस में हल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आइस ब्रेकर में शिप बोर्न गन्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ा गया था। जैंगी ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर वाकई काम नहीं करता तो मुझे एक रेट्रो ट्रिक ट्राई करनी पड़ेगी। लैंड आर्टिलरी को शिप पर रख देता हूँ। उसने ध्यान से सोचा और डिसाइड किया कि वॉरशिप्स का यूज नहीं करेगा ताकि दूसरी फोर्सेस का अटेंशन अट्रैक्ट ना हो। लेकिन अगर वेपन्स नहीं होंगे तो अगर कोई मुसीबत आ गई तो जैंगी को सिर्फ खुद पे ही भरोसा करना पड़ेगा और उसे अपनी आइडेंटिटी का रिस्क होगा। थोड़ा और सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि लैंड आर्टिलरी को ही शिप पे लगाया जाएगा। वॉर अगर सच में आई तो उसने सबमरीन्स के लिए काफ़ी सारे माइंस भी रेडी किए थे। शायद ये माइंस सबमरीन्स पे नाकाम करे, लेकिन अंडर वाटर किसी म्यूटेटेड जाइंट मरीन क्रिएचर के अगेंस्ट काम आ सकते हैं। चेनजुगान ने उसी दिन बोट और बेसिक लिविंग सप्लाईज रेडी कर दी। अगली सुबह जैंगी ने जू युनवे और जोकीर को लेकर एमराल्ड वाटरसाइड बेस के हार्बर की तरफ निकला। जू युनवे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जोकीर भी साथ जाएगी। उसने जैंगी से प्राइवेट में बात की और अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। जैंगी, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, लेकिन ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जा रहे हो, क्या ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट नहीं है? जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए और कामली बोला, जोकीर एक डॉक्टर है, तुम्हें क्या लगता है लंबी सी जर्नी में बिना डॉक्टर के क्या होगा? एक छोटी सी ठंड भी किसी की जान ले सकती है। जू युनवे ने इंसिस्ट किया, लेकिन और डॉक्टर नहीं है क्या? शिप के सेलर सब मेल है। एक सुंदर लड़की, मैं ऑलरेडी आ रही हूँ, तुम्हें दूसरी ले जाने की क्या जरूरत है? जैंगी ने थोड़ा हंसकर बोला, चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ही खूबसूरत औरत को ले जा रहा हूँ। जू युनवे एक सेकंड के लिए शॉक हो गई, फिर रियलाइज किया कि जैंगी ने इनडायरेक्टली ये कहा कि जोकीर को वो उससे ज्यादा सुंदर मानता है। गुस्से में उसने पांव पटक दिए, इस मिशन को थोड़ा सीरियसली लो प्लीज। पहली बार जैंगी ने थोड़ा सख्त टोन में जवाब दिया, मिस जू, याद रखो कि मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ, तुम सिर्फ अकम्पनी कर रही हो, मेरे डिसीजंस में इंटरफेयर मत करो। मैं क्लियर कर दूं, अगर जू के कहने पर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। आगे से जब तुम मुझसे बात करो तो अपना पोजीशन याद रखना, अगर तुमने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जैसे ही जैंगी गुस्से में आया, जू युनवे तुरंत चुप हो गई। वो एक ऐसे आदमी से बात कर रही थी जो लाशों के ढेर और खून की नदियों से गुजरा था। जब उसने गुस्सा दिखाया, उसके चेहरे पे ऐसी मर्डरस ऑरा थी जो किसी भी इनएक्सपीरियंस लड़की को डरा देती। जू युनवे इतनी घबरा गई कि एक कंप्लीट सेंटेंस तक नहीं बोल पाई। जैंगी ने जू युनवे की तरफ देखा भी नहीं और सीधा जोकीर को ढूंढने चला गया। लेकिन जैसे ही वो चला गया, जू युनवे ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से जैंगी गया था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आ गई। बचपन से अब तक किसी भी लड़के ने उस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब उसे लगा जैंगी तो बड़ा ही मैनली है और उसका दिल थोड़ा हिल गया। जैंगी ने जोकीर के रूम में जाकर देखा, वो अपने कपड़े और पर्सनल चीजें पैक कर रही थी। डजन से ज्यादा सूटकेस चीजों से भरे हुए थे, लेकिन जोकीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी जैंगी के पास स्पेस एबिलिटी थी, ज्यादा सामान ले जाने का कोई इश्यू नहीं था। जैंगी डोर के पास खड़ा हो गया और उसे पैक करते देख रहा था। जब वो झुककर अपनी चीजों को पैक कर रही थी, उसकी फिगर और परफेक्ट कर्व्स देखकर जैंगी का दिल और भी धड़क गया। उसने अपने आर्म्स क्रॉस करके शांत आवाज में बोला, इस बार समुद्र का सफर थोड़ा टफ होगा, कम से कम 2 या 3 महीने लगेंगे। सी रफ होता है, घर जैसा कंफर्ट तो भूल जा। तुमने सच में ये फैसला कर लिया है ना? जोकीर खड़ी हुई और थोड़ा स्ट्रेच किया। उसकी फेयर और स्लिम कमर दिख गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, वैसे भी अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करती तो तुम्हारे साथ रहना मुश्किल होता। वो आई, मुस्कुराई और जैंगी का हाथ पकड़ लिया, उसके करीब आ गई। मैं तुम्हारी हेल्प करने लायक तो हूँ ही, और वैसे भी। उसके चेहरे पे एक थोड़ी शैतानी स्माइल थी, उसके आंखों में नोटी स्पार्कल थी। 2-3 महीने का सफर है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे, है ना? मैं उस औरत को एक चांस भी नहीं दूंगी। जू युनवे का जैंगी के साथ आना काफी ऑब्वियस था। उसका पर्पस था कि जैंगी और जू युनवे के बीच कुछ हो जाए, लेकिन सब जानते थे कि इस अनसर्टेन सिचुएशन में किसी एक फोर्स की साइड लेना स्मार्ट नहीं होता। लेकिन अगर शिप पे कोई और औरत नहीं होती और इतने लंबे वोज में अगर टेम्पटेशन होती तो क्या जैंगी रेजिस्ट कर पाता? जैंगी ने दिल से सोचा और खुद पे भरोसा नहीं कर पाया।
उसने एक हल्की सी स्माइल ली और जोकीर को अपनी बाहों में ले लिया। तुम तो वाकई थॉटफुल हो, टेंशन मत लो, कम से कम तुम्हारी सेफ्टी का मैं फुल गारंटी देता हूँ। अगर समुद्र में कोई खतरा आया भी तो उसके पास स्पेस शटल में उड़ने की एबिलिटी थी। अगर शिप रैक भी होता तो वो जोकीर को सेफ एस्केप करा सकता था। निकलने से पहले उसने रूट के सारे आइलैंड्स और रीफ्स का डिटेल स्टडी किया था। जू युनवे के ऑब्जेक्शंस के बावजूद जैंगी ने जोकीर को ले जाने का डिसीजन बनाए रखा। बाकी लोग, खासकर घर की औरतें, इस बात से नाराज थी, खासकर यांग शिनशिन जो जैंगी को क्यूट पपी आइज से देख रही थी। ऑब्वियसली उसका भी मन था जैंगी के साथ जाने का। लू कैरन ने भी सजेस्ट किया था कि वो एज अ मैकेनिक शिप पे चढ़ जाए ताकि रिपेयर में मदद मिल सके, लेकिन जैंगी ने सब रिक्वेस्ट को सीधा मना कर दिया। ये पिकनिक नहीं है, ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मिशन है, उसने साफ कहा। वो खुद नहीं कह सकता था कि समुद्र में क्या डेंजर हो सकता है। अगर सच में कुछ हुआ तो वो इतने लोगों की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी शेल्टर के लोग उन्हें एमराल्ड वाटर साइड पोर्ट तक छोड़ने आए। पोर्ट से उन्होंने एक स्नोमोबाइल ली और 10 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचे जहां उनकी फ्लीट एंकर की गई थी। यहाँ समुद्र ज्यादा गहरा था और पूरी तरह से फ्रीज नहीं हुआ था। जिन फैन आइस ब्रेकर को चेन जुगान ने निकाल लिया था और डेक पर सेलर्स तैयार थे निकलने के लिए। जैंगी ने अपने फैमिली वालों से एक एक करके अलविदा कहा और उन्हें बोला कि जब तक वो दूर हो सब अपना ध्यान रखें, केयरलेस ना हो। अगर कोई डेंजर हो तो तुरंत उसे या जूजंग को कांटेक्ट करें। सारी इंस्ट्रक्शंस देकर जैंगी ने जोकीर और जू युनवे को लेकर शिप पर चढ़ गया। जैंगी और जोकीर थोड़ा रिलैक्स थे क्योंकि उनका सारा सामान एलियन स्पेस में ऑलरेडी स्टोर्ड था, लेकिन जू युनवे को ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसने कोशिश की थी अननेसेसरी चीजें कम लाने की, लेकिन फिर भी उसके पास 2 बड़े सूटकेसेस थे। जैंगी उसकी हेल्प करने के मूड में नहीं था, लेकिन अंकल यू ने दया दिखाते हुए उसे कार में लोड करने की मदद की। हार्बर पे सेलर्स ने नेचुरली उसे शिप पर चढ़ाने में हेल्प किया। शिप के डेक पर चढ़ने के बाद जू युनवे ने जैंगी के सामने कम्युनिकेटर निकाला और दूसरी तरफ बोला, अंकल हम बोर्ड कर चुके हैं, आज ही निकल सकते हैं। जैंगी मन ही मन हंसा। ये सब डेलिबरेटली शो ऑफ करने के लिए था, जिससे वो दिखाना चाहती थी कि उसके पीछे जूजंग का सपोर्ट है। लेकिन जैंगी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ लियान को इशारा किया शिप चलाने के लिए। क्रू अपने अपने स्टेशंस पे वापस चला गया और लियान ने स्किलफुली एंकर हैंडल किया। बड़ी सी आइस ब्रेकर शिप धीरे धीरे मूव करने लगी, आसपास की पतली बर्फ को तोड़ते हुए समुद्र की तरफ निकल पड़ी। जैंगी ने जोकीर को उनके केबिन में ले जाके सेटल कर दिया। केबिन में बॉयलर हमेशा ऑन रहता था और हीटिंग काफ़ी अच्छी थी। ये जैंगी की डिमांड थी, चाहे वोज कितनी भी लंबा हो, लाइफ क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एटलीस्ट हीटिंग और फूड तो बेस्ट होना चाहिए, और ये सब उसके लिए सिंपल था। फ्यूल या फूड दोनों काफ़ी अमाउंट में उसके एलियन स्पेस में स्टोर था, और ये सब जूजंग के यूनिट के जरिए मिला था। मैं खुद अपने पैसे क्यों लगाऊं, उसका एटीट्यूड था। अगले कुछ दिन वोज बोरिंग और रूटीन था। लियान और क्रू के पास सालों का एक्सपीरियंस था, स्पेशली पोस्ट अपोकलिप्स टाइम में भी उन्होंने वेदिंग हाई के साथ वोजेस किए थे, तो उन्हें पता था कौन से एरियाज रिस्की हैं। निकलने से पहले जैंगी ने क्लियर कहा था, हमें जल्दी नहीं है, सेफेस्ट रूट लेना। सबसे पहले पायरेट रूट से दूर रहना है और नियॉन के आसपास के वाटर्स में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ रोनिन होते हैं जो असल में पार्ट टाइम पायरेट्स और बैंडिट्स होते हैं। फिर उन्हें सी बीस्ट वाले एरिया से भी बचकर रहना था। वैसे भी उनके पास फूड और एनर्जी की कोई कमी नहीं थी, तो सी में लंबा टाइम बिताना कोई इश्यू नहीं था। सिर्फ एक प्रिंसिपल, सेफ्टी फर्स्ट। ओल्ड तियान और उसके दोस्त काफी खुश थे। वो एक टॉप लेवल स्पेस सिस्टम एलियन के साथ थे और रिवर साउथ डोमेन के टॉप लोगों में काउंट किए जाते थे। जैंगी के साथ शी मिशन पे जाना उनके लिए प्राइड की बात थी। अगर फ्यूचर में उनके बच्चे हुए तो ये कह सकते थे, हम जैंगी के साथ मिशन पे गए हैं। वोज के पहले आधे महीने तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। वो सारे सी एरियाज हाक्शाओ स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स में थे। उन्हें सिर्फ ईस्ट चाइना सी पोर्टल नेवी को हेलो बोलना पड़ता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाक्शाओ स्टेट के बॉर्डर्स क्रॉस किए, प्रॉब्लम बढ़ने लगी। 17th डे पर जिंग फैंग को नियॉन के टेरिटोरियल वाटर से गुजरना था। लाओ तियान जैंगी के पास आया और पूछा, क्या हमें उनके मरीन टाइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करने के लिए? जैंगी तब एक किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद की और बोला, नहीं, सीधा निकल जाओ। अगर कोई रोके तो
तब बात करेंगे। इस डिसीजन के पीछे उसका क्लियर थिंकिंग था। पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में हर जगह पॉपुलेशन और मिलिट्री दोनों काफ़ी वीक हो चुकी थी और हाक्शाउ स्टेट भी पूरी तरह से अपने सराउंडिंग वाटर पे कंट्रोल नहीं रख सकता था।